जी, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन तक जो है वो पढ़ लिया था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आयलर्स इक्वेशन के, वो हम उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। दिस इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट लेक्चर। These are the important facts regarding Euler's equation. सो द फर्स्ट थिंग इज, पहला पॉइंट ये है कि हमने जो आयलर्स इक्वेशन को डिराइव किया है उसमें हमने सिर्फ दो फोर्सेस को इनकॉर्पोरेट किया था। कौन कौन सी? दोज वर एफ जी, the force due to gravity, and the force due to pressure. So these two forces we have taken in only in the derivation of the Euler's equation of motion. So the first thing is we neglected Fv, the viscosity force, the force due to viscosity. We have neglected it. It was 0. So we can say that Euler's equation of motion can only be applied for inviscid regimes. For inviscid flows, we can apply Euler's equation. Okay, so the Euler's equation is applicable only for inviscid flows only. Okay. Second fact is Fc was neglected, force due to compressibility. That was also neglected. So what we can infer from there, that Euler's equation of motion can be applied for incompressible flows. ठीक है जी। पहली चीज़ हमने क्योंकि विस्कोसिटी को निगलेक्ट किया तो इनविस्किड फ्लोज के लिए जो है वो एप्लीकेबल रह जाएगी। फिर हमने जो है फोर्स टू कंप्रेसिबिलिटी को भी ज़ीरो कर दिया, तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल रह जाएगी। तीसरे नंबर पे फ़्लो का स्टडी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्लियरली जो हमारे पास टेम्पोरल टर्म थी एक्सेलरेशन की, उसको हमने ज़ीरो कंसिडर कर लिया था, सिर्फ हमने एडवेक्टिव टर्म एक्सेलरेशन की ली थी। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेडी फ्लो होगा। और चौथे नंबर पे फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस जो है वो भी हमने इग्नोर कर दी थी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा, लमिनार फ्लो होगा। ठीक है, तो चार फैक्ट्स जो है हमें पता चलते हैं कि ये चारों फैक्ट्स जो है वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे वाइल अप्लाइंग एनी फॉर्म ऑफ आयलर्स इक्वेशन। जैसे कि अभी जो है वो हम आयलर्स इक्वेशन से बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करने लगे हैं, तो वो सिंपली हम क्या करेंगे कि आयलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बर्नौलीज इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर ये सारी की सारी आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई हो रही है तो यही सारी की सारी बर्नौलीज इक्वेशन पे भी अप्लाई होंगी। तो बेसिक जो चीज़ है उसको लेकर हम चलेंगे और उसमें ये चारों फैक्ट्स को हम जहन में रखेंगे कि ये हमारे पास जो है ना इनविस्किड रेजीम्स में स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के लिए जो है वो यूज़ होगी और फ्लो जो है वो लेमिनार होगा। ये चार फैक्ट्स जो हैं वो फ़िलहाल हमें अपने जहन में रखने। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है वो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी आयलर्स इक्वेशन को लिखता हूँ मैं। तो आयलर्स इक्वेशन क्या थी, जो फाइनल फॉर्म हमने डिराइव की थी, डी पी ओवर रो प्लस जी डी जी प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है वो हम एजम्पशन ले रहे हैं। अभी हमने एजम्पशन ली कि फ्लूइड जो है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। If the fluid is incompressible, then we can say that the density is constant. अब जो है वो इसको इंटीग्रेट करें ऊपर वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/रो और इंटीग्रेशन कर देंगे डी पी को, जी
कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dz को जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे और v dv, और यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 का इंटीग्रल। अब जब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेशन होने के बाद, तो dp की इंटीग्रेशन p ओवर रो प्लस gz प्लस v स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू c प्राइम इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस पूरी इक्वेशन को हम g से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगी, g से इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी g से डिवाइड कर दिया, इधर भी g से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, p ओवर रो g प्लस v स्क्वेयर ओवर 2g प्लस z इज इक्वल टू, इधर भी g से डिवाइड किया, तो ये जो है एक नया इंटीग्रेशन आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड किया तो एक नए कांस्टेंट को हम c से डिवाइड वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनी है, ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अब जो है हम छोटे से assumption लेते हैं, हम एक कंड्यूट जो है वो एज्यूम करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक कंड्यूट है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो उनको हम कंसिडर करते हैं लाइक दिस। अब इसमें जो है वो मैंने ये 3 या 4 स्ट्रीम लाइंस फ्लूइड की ये सपोज कर ली। ठीक है जी, और लेट्स से कि ये एंड ए है हमारा और दिस एंड इज एंड बी। ओके, अब जो है हम इस बर्नौलीज इक्वेशन को कंड्यूट के 2 सेक्शंस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं इसी की जनरल फॉर्म में, तो हम इसको इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न उसकी ये है कि हमने बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव किया है, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमने जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव किया है किससे, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन से, ऐसा ही है। और आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमने डिराइव कहाँ से की थी, वो तो हमने सिंगल स्ट्रीम लाइन नहीं ली थी, तो वो तो एक स्ट्रीम लाइन से जो हमने डिराइव की थी। तो जब डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस होंगे तो अब जो है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि जब फ्लो रोटेशनल हो, यानी फ्लो जब रोटेशनल होता है, इस केस में अगर फ्लो जो है उसके बारे में हम कंसिडर करें कि दैट फ्लो इज़ रोटेशनल, फ्लो रोटेशनल होगा तो उसकी जो है वो उसका कैपिटल ओमेगा यानी वोर्टिसिटी उसकी ज़ीरो नहीं होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसकी रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा, या फिर जो है वो हम कह सकते हैं डेल क्रॉस वी। ठीक है जी, ये जो हमने वोर्टिसिटी के लिए इक्वेशन पढ़ी थी वो ज़ीरो नहीं होगी। तो इन सब केसेस के अंदर हमारा c जो है यानी कि हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने अभी पिछले उसमें वो किया है, डेराइव किया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आ रहा था आयलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हर स्ट्रीम लाइन के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी सेम फॉर अ सिंगल स्ट्रीम लाइन। ठीक है, सिंगल स्ट्रीम लाइन, जो भी स्ट्रीम लाइन ले लें आप, उन सब स्ट्रीम लाइन में उस स्ट्रीम लाइन के थ्रू जो है उस स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस तो उसकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन जैसे एक स्ट्रीम लाइन से दूसरी स्ट्रीम लाइन में जो है वो जंप करेंगे, फ्लो रोटेशनल होगा, तो जाहिर है कि स्ट्रीम लाइंस भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन तो फिर रहेगी नहीं, स्ट्रीम लाइन तो बड़ा टिपिकल टर्म हो जाती है, तो हम उसको जो है वो कह सकते हैं पाथ लाइंस। तो पाथ लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस जो है जब होंगी तो उनमें हम जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर स्ट्रीम लाइन के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या असम्पशन लेनी पड़ेगी, हमें जो है अगर बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करना है तो बर्नौलीज इक्वेशन को इन स्पेसिफिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उस वक्त क्या असम्पशन हम लेंगे, उस वक्त हम ये असम्पशन लेंगे कि फ्लो इज़
इररोटेशनल, ठीक है। तब हमें जो है फ्लो इज इररोटेशनल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये जो हमने कंड्यूट लिया था, इसके ए और बी सेक्शंस लिए थे, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो फ्लो इररोटेशनल है। तो इससे क्या होगा कि सी की वैल्यू जो है वो क्या निकलेगी, सेम, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फिर जो है वो सेम निकलेगी, और फिर हम इसको दो अलग अलग सेक्शंस पर अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अब अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन की बात करें, तो बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर सारी की सारी एजम्पशंस जो है वो किस तरह से सम अप होंगी, वो इस तरह से सम होंगे कि सबसे पहले तो हम जो है उसके अंदर assumptions for Bernoulli equation, तो सबसे पहली assumption उसके अंदर हम क्या लेंगे कि फ्लो को स्टेडी लेंगे, दूसरे नंबर पर इनविस्कोड होगा, तीसरे नंबर पर इनकम्प्रेसिबल होगा, चौथे नंबर पर लेमिनार होगा, और पांचवें नंबर पर अब इररोटेशनल भी होगा, ठीक है। क्योंकि दो सेक्शंस पर अगर अप्लाई करना है तो ये जो है वो हमें सारी की सारी एजम्पशंस को इनकाउंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ऐसा कर लें तो फिर जो है वो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो किस तरह से अप्लाई हो जाएगी, फिर वो बड़ी आसानी से अप्लाई हो सकती है। अगर मिसाल के तौर पर कोई कंड्यूट इस तरह से जो है वो एक्ट कर रहा है कि उसके हॉरिजॉन्टल से जो है वो दोनों, ये लेट्स से ये दिस इज़ द कंड्यूट, तो दोनों जो है वो एंड्स वो डिफरेंट एलिवेशंस पर हैं, like this is from horizontal या datum, this is z1 and this is z2 from the datum, and we have v1 from this section, p1 at this section means this is section A, or you can say this is section 2, 1 and 2, two sections. So इस तरफ जो है वो प्रेशर p2 है, और इस तरफ जो वेलोसिटी है वो v2 है, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ ही होगी, तो वेलोसिटी जो है वो इस तरफ v2 है। तो इस केस में जो है वो हम अगर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना चाहें जनरल फॉर्म में, तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है वो इसके अंदर एजम्पशंस ऑलरेडी इनकाउंटर कर ली हैं। तो p1 ओवर रो जी प्लस v1 स्क्वायर ओवर 2g प्लस z1 इज इक्वल टू p2 ओवर रो जी प्लस v2 स्क्वायर ओवर 2g प्लस z2, ठीक है। तो इस तरह से दोनों सेक्शंस पर जो है कंड्यूट के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हर टर्म को अलग अलग हम एनालाइज करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन में। सबसे पहले जो इसके अंदर टर्म है उसमें देखते हैं हम जी को, ठीक है। जी जो है वो क्या है हमारे पास, जी बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने याद रखना है कि जब भी हम एनर्जी पर यूनिट वेट बात करते हैं तो एनर्जी पर यूनिट वेट जो है ये हमें एक अलग टर्म देता है जिसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वेट को हमेशा क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है तो ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हेड बन जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल हेड कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हेड कह सकते हैं। तो क्या मतलब है इस बात का, देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है एम जी इंटू एलिवेशन जी, और ये क्या होता है वेट क्या होता है एम जी, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा तो जी नहीं बचेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट जो है वो किसके बराबर है, जी की, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट का मतलब है पोटेंशियल हेड। इसी तरह से बाकी टर्म्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वी स्क्वायर ओवर 2g की बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है, ठीक है। ये डेरिवेशन मैं आपके ज़िम्मे छोड़ता हूँ, आप बड़ी आसानी से यूनिट्स को कंपेयर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको फिर हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी हेड बोलेंगे या काइनेटिक हेड बोलेंगे, ठीक है। और जो है वो फर्स्ट टर्म है जिसमें हम पी ओवर रो जी कहते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, प्रेशर हेड कहलाता है। ये क्या कहलाता है,
प्रेशर हेड कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं फ्लो एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है जी। तो एनर्जी पर यूनिट वेट इज हेड, प्रेशर ऊपर आ जाएगा तो प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी ऊपर आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हेड, और अगर एलिवेशन ऊपर आ जाएगी तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हेड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो जो रियल फ्लूइड्स होते हैं उनमें बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रियल फ्लूइड के अंदर हमारे पास जो एनर्जी जो हमारे पास जो है वो एनर्जी है, उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, लॉसेस आते हैं। तो उन लॉसेस को फिर हम हेड लॉस से जो है वो लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने बात की कि एनर्जी पर यूनिट वेट है तो वो हेड होगा, तो एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वेट होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो हेड लॉस बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल फ्लूइड्स हैं उनके अंदर हेड लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं। सही है। तो रियल फ्लूइड्स की अगर हम बात कर लें तो रियल फ्लूइड्स के अंदर जो है वो क्या होता है, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वेट जो है वो एक्ट करता है, क्योंकि लॉसेस जो हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वेट जब आता है तो अब इसको क्या बोलते हैं, हेड लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेड लॉस जो है वो हमें फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट करने पड़ते हैं अपने एफएम में, और इसके जो है ना इसके हवाले से हमारा साउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस हवाले से जो है मैं शीट अभी जो है वो प्रॉब्लम शीट वो कर दूंगा शेयर ग्रुप में, आप जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें बर्नौलीज इक्वेशन, आयलर्स इक्वेशन वगैरह से रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें हैं, और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तब उसमें जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।